हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम संविधान की अगली सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषता, यानी कि हमारे संविधान में किस प्रकार की अन्य संविधान से अलग विशेषता है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले अगले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए और अन्य विद्यार्थियों के साथ और अन्य लोगों के साथ भी इन वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में थे, यानी कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। तो पहला ऑप्शन है 392 अनुच्छेद और 6 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 394 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 396 अनुच्छेद और 6 अनुसूची। तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी जब मूल संविधान का निर्माण हुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। भारत के मूल संविधान में 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान संविधान में 25 भाग, जिसे 4A, 9A, 14A और 7ख को निश्चित कर दिया गया, यानी कि इनको निश्चित कर दिया, यानी कि इनका वर्तमान में उपयोग नहीं है, लेकिन भाग के तौर पर इनको गिना जाता है। तथा 22 अनुसूचियां तथा गणना की दृष्टि से 452 अनुच्छेद है, जिनको हम उप आर्टिकल के रूप में भी गिनते हैं। उन सबको मिलाकर 452 आर्टिकल है। वैसे मूल संविधान में 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल कास्ट थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद है, यानी कि कितने अनुच्छेद है। तो पहला 401, 396, 425, 395। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 395 अनुच्छेद हो जाएंगे। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, यानी कि मूल रूप से भारतीय संविधान को किसने लिखा। नंदलाल बोस ने, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने और वसंत कृष्णन वेद ने। तो इसको दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हमारे भारतीय संविधान को हस्तलिखित लिखा। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, यानी कि हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही भाषाओं में संविधान को लिखने वाले कौन थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। रायजादा का खानदानी पेशा कैलीग्राफी यानी लिखने का कार्य का था। उन्होंने नंबर 303 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल कर संविधान के हर पेज को बेहद खूबसूरत इटैलिक लिखावट में लिखा है।
इसे लिखने में उन्हें 6 महीने लगे थे, यानी कि संविधान को लिखने में 6 महीने लगे थे, जबकि बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया था, और जो संविधान में अलग अलग चित्र बने हुए हैं उन चित्रों को आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया था, यानी कि इतने आकर्षक तरीके से सजाने का कार्य नंदलाल बोस ने किया था। इसके अलावा इसके प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया था, और जो संविधान की प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना है उनको सजाने का कार्य राम मनोहर सिन्हा ने किया था। तो यानी कि हमारे संविधान को लिखने और सजाने में कुल मिलाकर 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। पहला, प्रेम बिहारी नारायण राजदा ने, जो संविधान को पूरी तरह हस्तलिखित लिखा था और जो इन पर खूबसूरत चित्र के द्वारा सजावट करने का काम आचार्य नंदलाल बोस ने किया था, और जो हमारे प्रियम्बल संविधान की प्रस्तावना को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया था। तो इनके बारे में यह जानकारी आप अच्छी तरह याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में इनके बारे में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, संविधान के अनुसार भारत है, यानी कि संविधान के अनुसार भारत कौन सा राज्य है? तो संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, या फिर राज्यों का संघ, या अर्धसंघीय राज्य। तो हमारा संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ का वर्णन किया गया है। इसमें राज्यों का संघ, अर्धसंघीय राज्य, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ द स्टेट यानी स्टेट राज्यों का संघ कहा गया है। इसमें संघ फेडरेशन शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि यूएसए के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया। हमारे देश में संविधान में इंडिया अर्थात भारत कहकर संबोधित किया गया है, यानी कि भारत को इंडिया और भारत कहकर संबोधित किया गया संविधान में 2 बार उल्लेख है। इंडिया दैट इज ए भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 में उल्लेखित है, यानी कि भारत और इंडिया किस आर्टिकल के अंदर है? तो ये आर्टिकल 1 के अंदर उल्लेखित है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या फिर किन नामों से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया 2 नामों से किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या दिया गया है? तो भारतवर्ष कोई नाम नहीं, भारत और हिंदुस्तान। तो संविधान में भारत का दूसरा नाम भारत दिया गया है और एक नाम इंडिया। भारतीय संविधान की आत्मा है। तो पहला ऑप्शन प्रस्तावना, दूसरा नीति निर्देशक तत्व, तीसरा संघीय व्यवस्था, चौथा मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, जबकि भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, जिसे संवैधानिक उपचारों की रक्षा करने का उल्लेख है। संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है: पंथ निरपेक्षता या संप्रभु राज्य, या द्विसदनात्मकतावाद, या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की संप्रभु राज्य के रूप में
घनिष्ठ संबंध है। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का तात्पर्य है कि भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है, यानी सारी शक्ति भारत की जनता के अंतर्गत निहित है और भारत किसी बाह्य आंतरिक शक्ति के अधीन नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासन का सही क्रम है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं आजकल की कम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत। तो इनको हम प्रस्तावना में पूरी प्रस्तावना को याद रखिए और फिर इन कर्म को अच्छी तरह से याद रखें कि कौन सा शब्द पहले आता है कौन सा बाद में। तो दोस्तों, इसमें देखो पहला ऑप्शन है न्याय, समता, बंधुता, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और समता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। न्याय की, स्वतंत्रता की और समता की और बंधुता का आश्वासन सही तरीके से जमाया हुआ है। तो हम ये हमारे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना के अंतर्गत लिखे हुए शब्द उनको जमाने का क्रम है। तो एक बार उस प्रस्तावना को याद करें और बाद में पूछे जाए क्वेश्चन के अनुसार आंसर दें। तो हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि पहले विचार, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म और फिर उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली और समानता दिलाने और उन सब में बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इन प्रियम्बल को पढ़े और इसको अच्छी तरह याद रखें। जो इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको ज़्यादा तरीके से बार बार लिख लिख कर याद करें। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखित समता शामिल सही समूह कौन सा है? तो सामाजिक और आर्थिक समता, आर्थिक और राजनीतिक समता। तीसरा में है प्रतिष्ठा और अवसर। तो अभी हमने पढ़ा कि ऊपर की स्वतंत्रता के बाद में प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए, तो इसमें 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक तो न्याय के बारे में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? यानी कि उद्देशिका में किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया? तो लोग एवं नागरिकों दोनों। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में लोग एवं नागरिकों दोनों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही क्रम विन्यास है, यानी कि किन किन प्रकार की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना और धर्म की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसमें दोस्तों ये सही है।
क्योंकि पहले विचार आएगा, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म, फिर उपासना की स्वतंत्रता। ये उद्देशिका में स्वतंत्रता के बारे में सही क्रम विन्यास है। अगला क्वेश्चन, उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, यानी कि स्वतंत्रता में कौन शामिल नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और आजीविका की स्वतंत्रता। तो इसमें आजीविका की स्वतंत्रता ये स्वतंत्रता में शामिल नहीं है उद्देशिका की, क्योंकि उसमें उल्लेख है विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। आजीविका की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में किन स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा कि विचार की, विश्वास की और उपासना की स्वतंत्रता है, जबकि नैतिकता की नहीं है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, नैतिक और आजीविका की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान किस प्रस्तावना का भाग नहीं है? समाजवाद, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता और संघात्मकता। तो इसमें संघात्मकता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, जबकि समाजवाद, प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग है। भारतीय संविधान के किस लक्षण का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है? यानी वो कौन सा लक्षण है जिनका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो क्या भारतीय संविधान संघीय है, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और पंथ निरपेक्ष? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय का उल्लेख नहीं है, जबकि समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और पंथ निरपेक्ष इनके बारे में उल्लेख है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, या एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या एक गणराज्य। तो भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि भारत की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, समाज अलग अलग समाज में बटा हुआ है, पंथ निरपेक्ष किसी एक धर्म को विशेष नहीं मानते हैं, और लोकतांत्रिक यहाँ जनता के द्वारा चुना जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यानी कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य, यानी धर्मनिरपेक्ष जिसे हम पंथ निरपेक्ष भी मान सकते हैं, इससे क्या तात्पर्य? धर्म से धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं है, और धार्मिकता राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है,
यानी कि राज्य किसी भी धर्म को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकता है। ये स्वतंत्रता मिली हुई है। पंथ निरपेक्ष का अभिप्राय सरकार द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण एवं सम्मान करना है, यानी कि किसी धर्म को कम और ज़्यादा महत्व सरकार नहीं दे सकती है। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है उसे कहा जाता है, यानी जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है उसे कहा जाता है, यानी कि राज्य सरकार जब या कोई भी राज्य किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करके यानी किसी को कम ज़्यादा नहीं समझता है तो उसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? यानी कि वो कौन सा वाद था जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? तो बेरूबरीवाद, बॉम्बईवाद, मिनर्वा मिल्सवाद और गोलकनाथवाद। तो बेरूबरी यूनियनवाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बेरूबरी यूनियनवाद था जो 1966 में आया। तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। हाँ, संविधान के किसी अन्य प्रस्तावना की अस्पष्टता की स्थिति में उसे स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का आश्रय लिया जा सकता है, यानी कि किसी भी शब्द को स्पष्ट समझने के लिए उसे प्रस्तावना को आश्रय लिया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। ये किस वाद में कहा गया? बेरूबरीवाद में। जबकि केशवानंद भारतीयवाद 1973 में प्रस्तावना संविधान का अंग है, संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार है, किंतु उसके बुनियादी ढांचे में नहीं। यानी कि अगर संसद प्रस्तावना के अंतर्गत संशोधन करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन जो उनका मूल ढांचा बना है उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। दूसरा वाद, गोलकनाथ बनाम पंजाब। ये राज्य के मामले में कहा गया है कि प्रस्तावना उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है, यानी कि प्रस्तावना एक सिद्धांत है जिनके अनुसार सरकार को कार्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, यानी भारत किस प्रकार से गणराज्य है? तो संसद द्विसदनात्मकता है या राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, या शासकीय शक्तियां संघ एवं राज्यों के बीच बटी हुई है। तो भारत एक गणराज्य है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जहां पर जनता राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है तो वो एक गणराज्य माना जाता है। गणराज्य से तात्पर्य है कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, यानी कब? कि संशोधन द्वारा। वह कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची सम्मिलित हुई भारतीय संविधान में? तो प्रथम संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा, या फिर 8वें संशोधन द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, प्रथम संशोधन द्वारा। अनुसूचियां कितनी है भारत में के संविधान में? तो पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन करती है, यानी राज्य और राज्य के संघ के मध्य किस प्रकार का बंटवारा है उसके बारे में वर्णन मिलता है। दूसरी अनुसूची मुख्य पदाधिकारी के वेतन भत्ते, यानी कि सेकंड अनुसूची में जो पदाधिकारी है उनके वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख है। जबकि तीसरी अनुसूची में व्यवस्थापिका सदस्य, यानी जो मंत्रिमंडलीय सदस्य है, मंत्री है, राष्ट्रपति, न्यायाधीश
आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप है। यानी राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा और किस प्रकार की शपथ लेगा, इसका उल्लेख है 3री अनुसूची में। 4थी अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। यानी कि राज्यसभा में किस प्रकार से अलग अलग स्थानों से सांसद चुने जाएंगे और किस प्रकार निर्वाचन होगा। जबकि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों से संबंधित उपबंध है। यानी कि जनजातियों का किन प्रकार से संरक्षण किया जाए और किन किन क्षेत्रों में जाने से मना है। जो भारत के नागरिक है उन पर भी रोक है। उनके कल्चर से छेड़छाड़ नहीं करने के बारे में धारा बनी हुई है अलग अलग राज्यों में। ज़्यादातर उत्तर पूर्वी राज्य इन अनुसूची में सम्मिलित है। 6ठी अनुसूची, ये स्पेशल राज्यों के अंतर्गत उपबंध किया गया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के विषय में उपलब्ध है 6ठी अनुसूची के अनुसार। जबकि 7वीं अनुसूची में विषय से संबंधित संघ, राज्य और समवर्ती 3 सूची के अंदर बांटा गया है। इसमें पहला संघ राज्य, फिर राज्य, फिर समवर्ती के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में और अलग अलग विषय को बांटा गया है। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसका संविधान में उल्लेख है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी। यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ था, जब भारत के संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। सिंधी को 1967 में, वह कोंकणी, नेपाली एवं मणिपुरी को 1992 में तथा मैथिली, बोडो, डोगरी व संथाली को 2004 में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार संबंधित अधिनियम। यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसमें सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी कारण वर्तमान में इस अनुसूची में संविधान की मूल भावना के विपरीत अधिनियम डाल दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची, ये दल परिवर्तन संबंधित उपबंध है। यानी कि ये राजनीति के अंतर्गत जो पार्टी एक दल से दूसरे दल में चली जाती है, तो उनकी सदस्यता किस प्रकार निरस्त की जाती है और कब तक निरस्त की जाती है, उनके बारे में उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची पंचायती राज अधिनियम। ये हमारे स्वशासन ग्रामीण के संबंध में है। किस प्रकार निर्वाचन होगा सरपंच, उप सरपंच का, मेंबर का, और कार्यकाल कब तक, वर्ष में कितनी बैठकें होंगी और एक साल में बैठकों के अंतर्गत कितने दिन का अंतर होगा। 12वीं अनुसूची, ये नगरपालिका अधिनियम के बारे में उल्लेख है। यानी कि जिस प्रकार गांव में स्वशासन होगा, उसी प्रकार नगर में भी शासन प्रक्रिया का उल्लेख। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के संघ सूची या सूची 1 किस अनुसूची में दी गई है। यानी कि भारतीय संविधान के संघ सूची या सूची 1 किस अनुसूची में दी गई है। तो अभी हमने पढ़ा कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है। तो इस ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख है, जबकि वर्तमान में
कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 28, 24, 18, 22। तो वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? यानी कि दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची के अंतर्गत है? चौथी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो हमने पढ़ा अभी कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत एक दल से दूसरे दल में मेंबर सदस्य चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता किस प्रकार निरस्त की जाती है? भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं। तो 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें 22 भाषाओं का वर्तमान में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त, न कि कमजोर, भारतीय राष्ट्रीय का निर्माण हुआ। तो इसमें कथन और कारण क्या दोनों सही है? तो हम इस प्रकार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जैसे कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसके बहुआयामी विविधता यानी कि अलग अलग विविधता में से एक राष्ट्र का निर्माण करना है और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। कारण, इसलिए विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त, न कि कमजोर, भारतीय राष्ट्रीय का निर्माण हुआ। यानी कि विविधताओं के सामंजस्य में से एक सशक्त, न कि कमजोर, भारतीय राष्ट्रीय का निर्माण हुआ। इसीलिए भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना। यानी कि जब कारण को कथन से जोड़ेंगे तो इसलिए का माध्यम लेकर इसको फिर पढ़ेंगे, दोनों में समान बैठता है तो सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, यानी कि संविधान में जो संविधान का आर्टिकल अलग अलग देशों से किस प्रकार हमारे संविधान में लिया गया है, तो ये स्रोत किस किस संविधान देश के संविधान से लिया गया है और क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश से और केंद्र राज्य संबंध, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो अब हम इसको मिलान कीजिए। मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक आयरिश संविधान से, मंत्रिमंडल ब्रिटिश से और केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान से। तो इसमें ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2, इस प्रकार इनका सुमेलन हो जाएगा। और अब हम अन्य जिस देश से हमारे संविधान में अलग अलग संविधान से लिया गया है उनके बारे में वर्णन करेंगे, किन किन देशों से क्या क्या लिया गया। भारतीय संविधान की विशेषताएं जो कि अन्य देशों के संविधान से ग्रहण की गई है निम्नलिखित है। यानी भारत शासन अधिनियम 1935, संघीय व्यवस्था, राज्य का कार्यालय, यानी कि भारत शासन अधिनियम से लिया गया है जो निम्न प्रकार है। संघीय व्यवस्था भारत शासन अधिनियम से ली गई है। राज्यपाल का कार्यालय, यानी कहाँ पर राज्यपाल का कार्यालय बनेगा और उसमें किस किस का आवास होगा। न्यायपालिका का ढांचा, किस प्रकार न्यायपालिका का ढांचा होगा। लोक सेवा आयोग आरपीएससी और आपातकालीन उपबंध शक्तियों के वेतन की 3 सूचियाँ।
ये भारत शासन अधिनियम में उल्लेखित है। जबकि ब्रिटिश संसद से क्या लिया गया? संसदीय शासन मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, जबकि मंत्री का राष्ट्रपति के उत्तरदायी राष्ट्रपति के लिए, और सामूहिक रूप से उत्तरदायी परमाधिकार रीटें यानी किसी प्रकार की रीट और द्विसदनवाद विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, संसद में किस प्रकार का विशेषाधिकार लागू रहेगा, औपचारिक प्रावधान के रूप में राष्ट्रपति, इकट्ठी नागरिकता और विधि का शासन। अब आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में समझेंगे। नीति निर्देशन तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी कि किस प्रकार राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति होगी, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, हमारे ऑस्ट्रेलिया संविधान से प्रस्तावना की भाषा, यानी हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उनकी भाषा किस प्रकार की रहेगी। और समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध व शक्तियों का विभाजन, किस प्रकार की शक्तियों का राज्य और केंद्र में विभाजन होगा। अमेरिका का संविधान, अमेरिका मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया। उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्याय के पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात और हम भारत के लोग, इनका उल्लेख हम अमेरिका के संविधान में से लिए हैं। रूस मूल कर्तव्य, यानी रूस से हम मूल कर्तव्य 5 साल के अंतर में जो बनाई गई पंचवर्षीय योजनाएं, और हमारी संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द लिए गए हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये हम रूस के संविधान से लिए। कनाडा, संघीय व्यवस्था, जो हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था बनी हुई है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र में रहेगी। 7वीं अनुसूची, यानी कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची अलग अलग बटी हुई है, उनके बारे में कनाडा के संविधान से ली। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करेगी, इनके बारे में उल्लेख हम कनाडा के संविधान से लिए हैं। दक्षिणी अफ्रीका, संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये हम दक्षिणी अफ्रीका से लिए हैं। जर्मनी, आपातकालीन उपबंध, हमने जर्मनी के संविधान से ली है। फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये हम फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। जबकि जापान से कानून द्वारा स्थापित शब्दावली, ये हमने जापान के संविधान से ली गई। तो इस प्रकार से हमने हमारे संविधान में अलग अलग देशों से संवैधानिक प्रावधान लिए हैं, और इन स्रोत को मिलाकर हमने हमारा संविधान का सबसे लंबा लिखित भारतीय संविधान बनाया है, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर पूर्ण हुआ। भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत की संविधान से लिया गया है। तो हमने पढ़ा स्वतंत्रता, समता और बंधुता, यह हमने फ्रांस के संविधान से लिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रूस। तो इसमें यानी कि समवर्ती सूची की अवधारणा हमने किस देश से ली? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सही ऑप्शन। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो अभी हमने इनके बारे में पढ़ा, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। तो विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया, जबकि कानून द्वारा स्थापित शब्दावली हमने जापान से ली। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? तो जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएसएसआर। तो इस प्रकार के हमको घुमा कर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें रूस न देकर यूएसएसआर दिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। अब हम इनको सुमेलित करेंगे कि किन प्रकार कौन कौन से देश से किस किस स्रोत का उल्लेख लिया है। तो भारतीय संविधान की विशेषता एवं उनके विदेशी स्रोत को सम्मिलित कीजिए। संघीय प्रणाली हमने किस देश से ली है? कनाडा से। उपराष्ट्रपति का हमने किस देश से लिए? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय विशेषाधिकार हमने किस देश से लिए है? तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से। और बचा उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का पद हमने किस देश से लिया है? उपराष्ट्रपति का पद हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों ये पिछले हुई एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है। आप हर क्वेश्चन के राइट साइड में देखेंगे कि ये हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर सोल्व कीजिए, और अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उनको आप लिख कर बार बार दोहराएं। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और इनके अलावा क्वेश्चन अलग से नहीं आते हैं। बार बार उन्हीं पेपरों में से सोल्व होकर फिर वापस क्वेश्चन आपकी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे निम्नलिखित जोड़े में से कोई एक को चुने जिसका अपने मूल स्रोत से संवैधानिक प्रावधान लेने के संबंध में सही तरीके से मिलान किया गया है। यानी कि कौन सा सही है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया, तो ये गलत है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। संघीय प्रणाली अमेरिका, तो ये भी गलत है। संघीय प्रणाली हमने कनाडा से ली है। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ, तो ये दोस्तों सही है। कनाडा के संविधान से हमने अवशिष्ट शक्तियाँ ली है। जबकि मौलिक कर्तव्य हमने जापान से न लेकर रूस से ली है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित करके किसका अनुसरण किया है? यानी कि हमने जो अवशिष्ट शक्तियाँ हमारे संविधान में लेकर हमने किसका अनुसरण किया है? यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ हमने किस देश के संविधान से ली है? तो संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ हमने कनाडा के संविधान से ली है। तो अब हम अगला ऑप्शन पढ़ेंगे। इसमें हम पहला ऑप्शन फ्रांस के संविधान से, कनाडा की प्रणाली का, ब्रिटेन की प्रणाली का, जर्मनी की प्रणाली का। तो कनाडा की प्रणाली का अवशिष्ट शक्तियाँ संघ में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से, राज्य नीति के निर्देशन तत्व आयरलैंड से, न्याय के पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से, और अर्धसंघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड से। यानी कौन सा सम्मिलित सही नहीं है? तो कानून निर्माण की
प्रक्रिया हमने ग्रेट ब्रिटेन से ली है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए है और न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है, जबकि अर्ध संघात्मक सरकार हमने कनाडा के संविधान से ली है। स्विट्जरलैंड से हमने कोई भी हमारे संविधान में संवैधानिक प्रावधान नहीं लिए हैं। अगला, इसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान या फिर स्रोत, कौन सा सही नहीं है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, तो ये भी सही है। आपात उपबंध रूस, तो ये गलत है क्योंकि आपात उपबंध रूस जर्मनी से ली है। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य तथा अस्पताल एवं औषधालय की सूची में आते हैं, यानी कि हमारे संविधान में जो जन स्वास्थ्य, जनता की स्वास्थ्य के बारे में, और स्वच्छता और अस्पताल किस सूची में आते हैं? तो पहला ऑप्शन समवर्ती सूची में, दूसरा राज्य सूची में, किसी सूची में नहीं, केंद्र सूची में। तो दोस्तों, स्वच्छता और अस्पताल और जन स्वास्थ्य राज्य सूची में आते हैं। जिस प्रकार हम अपने राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य के बारे में अलग अलग योजना, चिरंजीवी योजना और अलग अलग योजनाएं चला रखी हैं, तो ये राज्य सूची का विषय है। तो भारतीय संविधान में शक्ति विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई है। संघ सूची के समस्त विषय पर कानून निर्माण का अधिकार संघीय संसद का, जबकि राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल एवं समवर्ती सूची के विषय पर दोनों को अधिकार होता है तथा अवशिष्ट संघ केंद्र में निहित है। तो अब हम देखेंगे कि संघ में किस प्रकार की, वर्तमान में कितने सूची के अंतर्गत आते हैं। तो संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे, वर्तमान में 98 हैं। लेखा, रक्षा, विदेश और मुद्रा के विषय, यानी कि मुद्रा किस प्रकार छापनी है और कौन सी मुद्रा का विनिमय अच्छा रहेगा, तो ये संघ का है। विदेश में जाने आने का संघ के ऊपर है, और रक्षा की, हमारे देश की रक्षा करना संघ के, और लेखा जोखा करना संघ सूची में है। जबकि राज्य सूची के अंतर्गत मूल संविधान में 66 विषय थे, जबकि वर्तमान में 59 है। पुलिस, यानी पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत अंडर में रहती है। स्थानीय शासन, जो ग्राम पंचायत के चुनाव, ये भी राज्य सरकार के अंडर में है। और न्याय, ये भी राज्य सरकार के अंडर में है। कृषि और सिंचाई के विषय, ये भी राज्य सरकार के अंडर में है। समवर्ती सूची, मूल संविधान में विषय 46 थे, वर्तमान में 52 है। सामाजिक एवं आर्थिक योजना, जैसे शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है अधिकार। विवाह पर दोनों का है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, इन पर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अलग अलग कानून बनाती है, ताकि हमारे जनसंख्या पर नियंत्रण बना रहे। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? यानी कि शिक्षा पर कौन कौन कानून बना सकते हैं? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। तो समवर्ती सूची, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत है, क्योंकि इस पर दोनों कानून बनाते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। भारतीय संघ व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां निहित है, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां जो कनाडा के संविधान से ली गई थी, वह किस में निहित है? संघ में, राज्य में, केंद्र शासित प्रदेशों में और स्थानीय निकाय में। तो संघ अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार में निहित है। रेलवे और पुलिस व ग्रामीण पुलिस सहित विषय है, यानी कि पुलिस व रेलवे व ग्रामीण पुलिस सहित विषय किसके हैं? राज्य सूची के।
यानी कि पुलिस और रेलवे व ग्रामीण पुलिस सहित विषय राज्य सूची यानी राज्य सरकार के अंडर में आती है। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, यानी कि जो हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो उनके लिए क्या अनिवार्य है जिससे हम स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रतिबंध, दूसरा अधिकार, तीसरा विशेषाधिकार और चौथा कानून। तो स्वतंत्रता के लिए हमें अधिकार मिलने चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये हमें सूचना का अधिकार है। उसी प्रकार से हमें अलग अलग अधिकार मिलने चाहिए। स्वतंत्रता यानी कि राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता आधुनिक काल का प्रमुख राजनीतिक दर्शन है। ये उस दशा का बोध कराती है जिसमें कोई व्यक्ति समाज या राज्य द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने पर किसी दूसरे व्यक्ति, समाज, देश का किसी प्रकार का प्रतिबंध या मनाही नहीं होती है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है? तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सरकारी। तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था राजनीतिक होती है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासन खुद चुनती है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग मुख्यतः राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है। इसके अलावा लोकतंत्र का सिद्धांत और संगठन के लिए भी संगत है। सामान्यतः लोकतंत्र विभिन्न सिद्धांत दूसरे समूहों और संगठनों के लिए भी संगत है। सामान्यतः लोकतंत्र विभिन्न सिद्धांतों के मिश्रण से बनते हैं, पर मतदान को लोकतंत्र के अधिकांश प्रकारों का चरित्रगत लक्षण माना जाता है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? यानी कि हम जो सामाजिक न्याय हमारे संविधान में दिया है उसका क्या अर्थ है? तो सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आदर्श सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो सामाजिक न्याय यानी जो समाज में हमें जिस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए, यानी कि हमारे साथ समाज में भेदभाव न किया जाए जिससे हम समान रह सके। तो हमारे समाज में हमें जाति, नस्ल और रंग और लिंग के बारे में भेदभाव करते हैं तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत हमें उसका न्याय मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। तो इसे सामाजिक न्याय का अधिकार है। सामाजिक न्याय दरअसल विशेष समाज या संगठन को स्थापित करने की अवधारणा है जो समानता तथा एकता के मूल्य पर आधारित हो, साथ ही मानव अधिकारों के मूल्य को समझे तथा प्रत्येक मनुष्य की प्रतिष्ठा को भी पहचाने। सामाजिक न्याय कोई अलग बात नहीं बल्कि समाज निर्माण का ही अभिन्न अंग है। न्याय के बिना समाज की संकल्पना अधूरी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता है? ये सबसे विशाल है, यानी कि भारतीय संविधान सबसे विशाल है। इसमें अनेक देशों के संविधान से अलग अलग प्रावधान को लिया गया है और यह लचीला है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी सही है क्योंकि भारत का संविधान सबसे विशाल संविधान है। इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधान को लिया गया है और ये न तो अधिक कठोर है न अधिक लचीला है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। यहाँ संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है।
भारतीय संविधान की प्रकृति नमनीय एवं कठोर है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद ही है। इस प्रकार भारत का संविधान एक अलग संविधान है। निम्नलिखित में से कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण सही विकल्प है? यानी संघीय शासन प्रणाली के लक्षण का सही विकल्प कौन सा है? कूट में सम्मिलित कीजिए। तो संविधान की सर्वोच्चता ये भी सही है। संघीय केंद्र एवं संघ की इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण, तो ये भी सही है। द्विसदनात्मक संघीय विधायकों का अस्तित्व, ये भी सही है। तो इनमें 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान के वे तत्व जो शासन व्यवस्था को संघात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं। पहला, लिखित, निर्मित एवं कठोर संविधान। संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी है जिससे इसका झुकाव एकात्म शासन की ओर स्पष्ट होता है, जैसे इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र तथा सीमाओं में परिवर्तन आदि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप से सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? यानी कि शासकीय शक्तियों का वितरण, ये तो है। लिखित संविधान, ये भी है। एकीकृत न्यायपालिका, ये नहीं है। जबकि न्यायिक पुनरावलोकन, ये है। यानी भारतीय संविधान की एकीकृत न्यायपालिका सच्चे रूप तौर पर संघात्मक नहीं है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां, राज्यपालों की नियुक्ति और समवर्ती सूची में केंद्र को अधिकार। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था शक्तियों का विभाजन, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। वास्तविक कार्यपालिका एक बहुनिकाय होता है। दोहरी कार्यपालिका और संसद की सर्वोच्चता, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली दोहरी कार्यपालिका है। संसदीय प्रकार की सरकार में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद अपनी प्रजातांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। साथ ही इसमें मंत्रीगण अर्थात कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से ही लिए जाते हैं अथवा उन्हें निश्चित अवधि में विधायिका का सदस्य बनाना अनिवार्य होता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है तथा यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अब दोस्तों, आज की इस सीरीज का हम यही समापन करेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम इस सीरीज का यहीं पर एंड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? राजनीतिक दलों के नाम का, नागरिकों के अधिकार का और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का के नाम का और सरकार का ढांचा। तो राजनीतिक दलों का नाम का भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है अध्यक्षात्मक प्रणाली से, धर्मनिरपेक्ष राज्यों से और संसदीय प्रणाली से गणतंत्रवाद से। तो इसमें संसदीय प्रणाली से। तो ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज को यही समाप्त करते हैं।
पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए। ओके दोस्त।